आंतरिक सुरक्षा को और देश की सरहदों को सुरक्षित करने के लिए जो भी स्टेट पुलिस के और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो हजारों जवानों को मैं मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि इनके इस सर्वोच्च बलिदान से ही देश आजादी के 76 साल पार कर विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए जा रहा है। वो बलिदानियों के परिवारजनों का भी मैं मनपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जिस धैर्य के साथ, जिस वीरता के साथ, उत्साह के साथ आपके परिजनों को देश की सुरक्षा के लिए भेजा और उनके सर्वोच्च बलिदान को ये देश, ये सदन, ये देश की 140 करोड़ की जनता कभी भुला नहीं सकती। माननीय गृह मंत्रालय एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत विषम परिस्थिति में काम करता है, क्योंकि कानून और व्यवस्था का जिम्मा हमारे संविधान ने राज्यों पर रखा है। सरहदी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, ये सारे विषय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आए और ये उचित ही निर्णय है, इसमें कोई बदलाव की जरूरत भी नहीं है। परंतु कानून और व्यवस्था का जिम्मेदारी जब राज्यों का होता है, तब अब 76 साल के बाद ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई है कि कई प्रकार के क्राइम राज्य की सीमा तक सीमित नहीं होते, वो अंतर राज्य भी होते हैं, बहुराज्यीय गुनाह भी होते हैं, जैसे नारकोटिक्स है, साइबर क्राइम है, जैसे संगठित अपराध की गैंगे हैं, जैसे हवाला है। ये सारे अपराध कोई एक राज्य की सीमा में नहीं होते और कई अपराध ऐसे होते हैं जो देश की सीमा के बाहर से भी हमारे देश में किए जाते हैं। और इस सबको देखते हैं तो समयानुकूल तरीके से गृह मंत्रालय में परिवर्तन होना बहुत जरूरी होता है। और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कई सालों के परिवर्तन जो नहीं किया गया था, उसको एक साथ कर राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम किया। और जितने भी चैलेंजेस खड़े हुए थे, समयानुकूल परिवर्तन न करने के कारण वो सारी चुनौतियों को टेक्नोलॉजी का उपयोग कर दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का उपयोग कर एक मजबूत विधायी खाका खड़ा कर और हमारे सुरक्षा कर्मियों का हौसला की बढ़ोतरी कर इसको भरने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में हुआ है। और मैं मानता हूं कि ये प्रयास के बाद भी कई चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में कई सदस्यों ने मुद्दे भी उठाए हैं, मैं इसका भी जवाब दूंगा। मान्यवर, जब गृह मंत्रालय की चर्चा होती है तब हमारे देश में 2014 के पहले से जब नरेंद्र मोदी सरकार चुनकर आई, तब कई सारे लेगेसी इश्यूज हमें मिले। ये देश की सुरक्षा, इस देश का विकास, इस देश का सार्वभौमत्व भी 3 बड़ी समस्याओं के कारण हमेशा चैलेंज होता है, इसको चुनौतियां मिलती है। और ये 3 नासूर करीब 4 दशक से देश की शांति में खलल डालते रहे, देश की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगाते रहे, देश के विकास के गति को अवरुद्ध करते रहे और देश की पूरी व्यवस्था को कई बार तो हास्यास्पद भी बना दिया। मान्यवर, 3 नासूर थे
जम्मू कश्मीर की समस्या, वहां टेररिज्म की समस्या, वामपंथी उग्रवाद जो तिरुपति से पशुपतिनाथ का स्वप्न देखते थे, और तीसरा समस्या था उत्तर पूर्व का उग्रवाद, नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद। इन 3 समस्याओं का टोटल लगाएं तो लगभग 92,000 इस देश के नागरिक 4 दशक में मारे गए माने। और एक तीनों समस्या के संपूर्ण उन्मूलन के लिए एक सुनियोजित प्रयास कभी नहीं हुआ था, जो नरेंद्र मोदी जी ने चुनकर आने के बाद। मैं सबसे पहले कश्मीर की बात करूंगा मान्यवर। कश्मीर में हम सब जानते थे कि पड़ोसी देश से आए दिन आतंकवादी घुसते थे, यहां बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था जो चिंता के बगैर जाता था। और केंद्र सरकारों का रवैया लचीला होता था, चुप्पी साध जाते थे, बोलने में डर लगता था, कोई दुविधा भी थी, शायद वोट बैंक का भी डर था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री जी ने। हमारे आने के बाद भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा पर हुआ। पहले हमले होते थे, कुछ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, जवाब नहीं दिए जाते थे और लोग भूल जाते थे। दिल्ली के अखबारों में कोने में कहीं छपता था, आज 7 लोग शहीद हो गए, मारे गए, बम धमाका हुआ। मगर कोई संवेदना तक समाप्त हो जाए, वहां तक चीजें लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। पूरे दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे जो अपनी सीमा और सेना की सुरक्षा के लिए हमेशा सम्मान के साथ तत्पर रहते थे, इजराइल और अमेरिका। वो 2 देशों की सूची में मेरे महान भारत का नाम जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी, और वहीं से शुरू हुई आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति। मान्यवर, हम सब जानते हैं धारा 370 कश्मीर के अलगाववाद का मूल था। हम भी कभी अलग हो सकते हैं थे, ये भाव के बीच धारा 370 के अंदर डाले गए थे। मगर हमारे संविधान निर्माताओं का भी मैं बहुत मनपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं, बड़े दूरदर्शी थे। उन्होंने इसको टेम्पररी बनाया था और धारा 370 को हटाने का बीज भी धारा 370 में ही डाल दिया गया। मगर राजनीतिक मजबूरी, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, हमारे पुरखों ने धारा 370 डाली है, हम नहीं हटाएंगे, ऐसी जिद धारा 370 को लेकर चलती रही, कई सालों तक चली। और मान्यवर, यही सदन में 5 अगस्त 2019 में मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त। हमारे संविधान निर्माताओं का वो स्वप्न कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं होंगे, कैसे हो सकता है? देश में एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है, देश का एक ही संविधान हो सकता है और देश का झंडा भी एक हो सकता है। कैसे एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान हो सकते? मगर चलाए गए, सालों तक चलाए गए और 5 और 6 अगस्त 2019 को इस देश में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का नया दौर, और वहीं से शुरू हुआ कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ एकरूप करने की प्रक्रिया। सबसे पहले डोगरी
हिंदी और उर्दू को राज्य की भाषा का स्टेटस दिया गया। मान्यवर, भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई एंटी करप्शन ब्यूरो की वहां रचना ही नहीं थी, क्योंकि रोकना ही नहीं चाहते थे। इतने सालों के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो वहां बना। देश के सारे कानून वहां स्वीकार कर लिए गए, चाहे महिलाओं के अधिकार का हो, दलितों के अधिकार का हो, आदिवासियों के अधिकार का हो, बच्चों के अधिकार का हो, ये सारे कानून वहां स्वीकार कर लिए गए। पठानकोट से एक नाका परमिट रखी गई थी, एक भाव खड़ा करने के लिए कि देश के हिस्से में आप नहीं जा रहे हो। पठानकोट की नाका परमिट को नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया और नया दौर शुरू हुआ, लोकतंत्र का, खुशहाली का, विकास का। आज ये कहते हैं क्या परिवर्तन आया है, मैं ध्यान से सुन रहा था, धैर्य न रहे ऐसे उकसाते थे, मगर मैं जवाब जरूर दूंगा। क्या परिवर्तन आया था सुन लीजिए। 33 साल से आपके शासन में रात्रि के सिनेमा हॉल नहीं खुलते थे, सिनेमा हॉल ही नहीं खुलते थे हमारे शासन में। वहां 34 साल से मरहूम के जुलूस का, ताजिया का परमिशन नहीं था, हमारे समय में दिया गया। G20 की बैठक में दुनिया भर के डिप्लोमेट्स वहां शांति से गए, कश्मीर की संस्कृति, संगीत, खाना और कश्मीर की खूबसूरती को एंजॉय कर कर वो अपने अपने देश में वापिस गए। मान्यवर, इस देश में लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए हम सब भी गए थे। प्रधानमंत्री और हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा निकली थी। यहां से बहुत सारे लोग उसमें होंगे। मुझे मालूम है मान्यवर, हमें परमिशन नहीं मिल रही थी लाल चौक जाने की। जब जीत किया गया कि हम जाएंगे, जो भी परिणाम आए, सेना की रक्षा में वहां जाना पड़ेगा और आनंद फानंद में ध्वजवंदन कर कर वापस आना पड़ा। वो ही लाल चौक पर हर घर तिरंगा में, एक भी घर ऐसा नहीं था जहां तिरंगा। श्रीनगर में फॉर्मूला 4 कार रेसिंग हुआ, वही लाल चौक पर कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव रंग चंग के साथ मनाया गया। मां शारदा देवी के मंदिर में दशकों के बाद दीपावली और सरस्वती पूजन हुआ। खीर भवानी का ज्येष्ठ अष्टमी का महोत्सव 22 साल के बाद मनाया गया। और मान्यवर, सिर्फ 370 हटने से क्या होगा ये पूछते थे। इसके पीछे हमने कई सारे ऐसे कदम उठाए जिससे आतंकवादियों के साथ भारतीय बच्चों की जुड़ने की संख्या करीब करीब शून्य हो गई है। पूरे देश ने देखा होगा, 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, बड़े बड़े जनाजे के जुलूस निकलते थे। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते हैं, हमारे समय में ज्यादा मारे गए। एक का भी जुलूस नहीं निकला, जहां मरते हैं वहीं दफना दिए। कोई आतंकवादी बन जाता था, उनके परिवारजन बड़े शौक से सरकारी नौकरी करते थे, तंत्र चलाते थे। हमने ढेर सारे आतंकवादियों के रिश्तेदारों को रूथलेसली सरकारी नौकरी से निकालने का काम किया और एक कठोर संदेश। बार काउंसिल में उनके समर्थक बैठे थे, केस नहीं कर सकते थे, हड़तालें हो जाती थी। जो समर्थक बैठे थे वो सभी या तो दिल्ली की जेल में है या श्रीनगर की जेल में है। मान्यवर, आतंकवाद और आतंकवादी दोनों के समर्थकों सरकारी रोजगार, पासपोर्ट देने में और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने बिल्कुल बैन कर दिया, हिम्मत के साथ किया और आज लोग नहीं जुड़ रहे।
और इसका परिणाम क्या हुआ मान्यवर? ये कहते हैं क्या हुआ 370 से। मैं आज हिसाब देने आया हूं क्या हुआ 370 हटाने के बाद। 6 साल हो गए मान्यवर। 2004 और 14 दोनों के बीच में जो कुल घटनाएं थी टेररिज्म की 7200 से 17 से घटकर 2242 तक। मैं 10 साल की कहता हूं, अंतिम 6 साल की नहीं कह रहा। मृत्यु टोटल जो था उसमें लगभग कुल मृत्यु में 70% की कमी आई। नागरिकों की मृत्यु में 81% और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु में 50% की कमी आई है मान्यवर। ये बताता है कि आतंकवाद कम हुआ है। 2010 से 14 में हर साल एवरेज ऑर्गेनाइज्ड स्टोन पेल्टिंग पथराव 2654 के एवरेज से हुए। 24 में एक भी करने की किसी की हिम्मत नहीं। ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल 132 हुई। आज किसी की हिम्मत नहीं है, एक भी हड़ताल नहीं होती। स्टोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु 112 और जख्मी 6000 हुए थे। अब स्टोन पेल्टिंग ही नहीं है तो मृत्यु या जख्मी होने का सवाल ही नहीं मान्यवर। और इन कांग्रेस के शासन से किसी एक साल को पीक कर सबसे कम आंकड़े और भारतीय जनता पार्टी के शासन के एक साल में पीक कर सबसे कम आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो 2004 का साल कांग्रेस के लिए सबसे अच्छा माना जाएगा, क्योंकि 2004 में अटल जी की सरकार गई कुल घटनाएं उसमें 1517 हुई थी। ध्यान से सभी सदस्य सुने, ऐसा मेरा विनंती। 2004 में कुल घटनाएं 1587 हुई थी। 24 में कुल घटनाएं सिर्फ 85 हुई। नागरिकों की मृत्यु 2004 में 733 हुई थी। 2024 में सिर्फ 26 हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस का मृत्यु 331 हुआ था और 2024 में 31 हुआ है। मान्यवर, ये परिवर्तन आया है। और कश्मीर के विकास के लिए भी जब शांति होती है, सुरक्षा होती है, लोकतंत्र बहाल होता है तो विकास अपने आप होता है। मगर कई सालों से कश्मीर की तिजोरी खाली थी। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में 80,000 करोड़ की 63 परियोजनाओं को जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए अप्रूव किया। और मान्यवर, मैं बताने आया हूं, मेरे खर्च का हिसाब कुछ लोग पूछ रहे थे। अरे भाई, थोड़ा कम हुआ होगा, हमने तो रखने का हिम्मत तो किया। आपके समय में तो खर्च का प्रोविजन भी नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी स्थिति ही नहीं। मगर ऐसा नहीं है, खर्च नहीं हुआ है। 80,000 करोड़ में से 51,000 करोड़ का खर्च मान्यवर समाप्त हो चुका है और 63 में से 53 परियोजनाएं पूरी तरह से क्रियान्वित हैं। 19 से 24 में 40,000 सरकारी नौकरियां दी। 1,51,000 ओबीसी बच्चों को विश्वकर्मा योजना से स्वरोजगार दिया। 5184 यूथ क्लब स्किलिंग का काम कर रहे हैं। 18,000 युवाओं को खुद की टैक्सियां देने का काम हुआ। 15,000 महिलाओं को, युवा महिलाओं को तेजस्विनी के तहत 10 लाख तक का सहायता दिया और कई सारे रोजगार के सृजन हुए। मान्यवर, एकदम आकर्षक उद्योग नीति लाकर आज कई सालों के बाद कश्मीर में इन्वेस्टमेंट का माहौल खड़ा हुआ है। 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतरा है। 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतरा है और 1,10,000 करोड़ के MOU अभी क्रियान्वयन है।
पूरे 70 साल में मान्यवर 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था। ये 10 साल में 12,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का उत्पादन शुरू हो चुका है। पर्यटन फिर से शुरू हो गया, परवान भी चढ़ा। 2023 में 2 करोड़ 11 लाख पर्यटक, आजादी के बाद सबसे ज्यादा पर्यटक मेरे जम्मू कश्मीर में। पर्यटन के क्षेत्र में 250 करोड़ का निजी निवेश हुआ है। डल झील पर वितस्ता महोत्सव मनाया गया। डल झील में क्रूज बोट का शुभारंभ किया गया और यहां पर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। उनके शासन में मान्यवर पूरे कश्मीर में लोकतंत्र के नाम पर 90 विधायक और 6 सांसद हुआ करते थे। इतने बड़े कश्मीर में जनप्रतिनिधि 90 विधायक और 6 सांसद, अब 34,262 जनप्रतिनिधि चुने हुए कश्मीर में हैं। ग्राम पंचायत भी है, तहसील पंचायत भी है, जिला पंचायत भी है, म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है, विधानसभा भी है और संसद सदस्य भी है। 370 की आड़ में इसको बंद कर रखा। चिट्ठियों से जनप्रतिनिधि बनते थे, अब चुन कर आते हैं मान्यवर। और ब्लॉक विकास परिषद के चुनाव में 98.3% मतदान हुआ। अभी अभी लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, एक भी गोली नहीं चली। गोली छोड़ो साहब, बूथ के रैगिंग की एक भी फरियाद भी नहीं हुई है पूरे जम्मू कश्मीर। एक जमाने में दिल्ली से गए हुए आका सिर्फ सर्टिफिकेट विजेता का लेकर जाते थे, जनता घरों में दरी की दरी बैठ जाते। आज 98% लोग वोट डालते हैं और एक भी बूथ के रैगिंग की फरियाद भी नहीं होती है, गोली भी नहीं चलती है, धमाका भी नहीं। कश्मीर के अंदर लोकतंत्र की नींव पहली बार डालने का काम किया तो इतिहास में सम्मान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। संसद ने भी जब राष्ट्रपति शासन रहा कई महत्वपूर्ण बिल पारित किए। पहली बार पिछड़ा आयोग, पिछड़ा वर्ग को ओबीसी नामकरण किया गया। विधानसभा में महिलाओं का 1/3 आरक्षण किया गया। पंचायतों में पहली बार ओबीसी आरक्षण किया गया है। वाल्मीकियों को पहली बार दलित आरक्षण का फायदा मिला। एसटी में कुली, पद्दारी, जनजाति, पहाड़ी, ये सारे समूहों को, गुर्जरों को जोड़ने का काम भी हमने किया। गुर्जर बकरवाल भाइयों के लिए 10% अलग आरक्षण दिया और कश्मीरी पंडितों के विस्थापित को भी 2 सीट का रिजर्वेशन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मान्यवर विकास, आज जम्मू विजयपुरम में 1600 करोड़ का एम्स है। अवंतीपुरा में 1828 करोड़ से बन रहा है। आईआईटी जम्मू में, आईआईएम जम्मू में, निप श्रीनगर में है। मेडिकल कॉलेज पहले 4 थे, अब 15 है। नर्सिंग कॉलेज 15 और बनी है। एमबीबीएस की सीटें 500 थी, इसमें 800 हमने जोड़ी है और पीजी की सीटें 667 थी, उसमें 297 नई जोड़ी गई। और नर्सिंग की सीटें मान्यवर 220 थी, इसको 2000 करने का काम भारतीय जनता पार्टी। और दुनिया देखती रह जाए। दुनिया के कई लोग उसको इंजीनियरिंग एडवेंचर मानते हैं। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भी जम्मू कश्मीर में हुए। 9.25 किलोमीटर की बनिहाल सुरंग बनी। विश्व का सबसे बड़ा रेल ब्रिज चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में बना। रेल नेटवर्क को उधमपुर, श्रीनगर, बारामुल्ला रेल लिंक से घाटी तक पहुंचाया गया। जोजिला सुरंग, जैडमोर सुरंग और मजबूती से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी।
भारतीय सेना की रसद को भी क्षतिपूर्ति करेगी। जम्मू के लिए सेमी रिंग रोड बनाया, अखनूर पुंछ सड़क निर्माणाधीन है और 11,000 सर्किट किलोमीटर की नई HT लाइनें डालने का काम भी मान्यवर जम्मू हिसाब मांगते हैं। क्या हुआ 370? साहब हिसाब तो इनको दिया जाता है, नजारा तो उनको दिखाया जा सकता है जिनकी नजरें साबुत हो। जो काला चश्मा पहनकर आंखें मूंद कर बैठते हैं उसको विकास नहीं दिखा सकते। किसी सदस्य ने ठीक ही कहा था, पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी दिखाई। हम तो दिखाई देते ही सीधा दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं मान्यवर, दो आंखों। हमारी सरकार ना आतंकवाद को सह सकती है ना आतंकवादियों को सह सकती। कोई जगह नहीं है देश में अब देश के नागरिकों के साथ खून की होली खेलने वाले। मान्यवर, दूसरी समस्या थी वामपंथी उग्रवाद। वामपंथी उग्रवाद अभी अभी किसी ने भाषण किया कि राजनीतिक समस्या है। अब मुझे तो इस सोच पर ही दया आती है। विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए कई जिले हैं, कई तहसीलें हैं। सबको मालूम है लंबे कालखंड के बाद हम आजाद हुए। कोई भी सरकार हो, भले कांग्रेस की ही थी, मगर कोई 5-25 साल में सब जगह विकास नहीं पहुंचा सकते। हम पहुंचा रहे हैं अब सब जगह, मगर छूट गया होगा कोई बात। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम देश की व्यवस्था को ही न माने, संविधान को ही न माने और सरकार लाचार बनकर देखती रहे। हजारों लोग बलि चढ़े। हिम्मत देखे साहब, पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का लाल कॉरिडोर, 12 राज्य, कई जिले, कई तहसीलें, कई थाने कब्जे कर दिए, पूरी व्यवस्थाएं समाप्त कर, पैरेलल करेंसी चलाई, पैरेलल स्टैंप पेपर चलाई, सरकारें बनाई, कोई बोलने वाला नहीं। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम, बारीक आयोजन, इनकी विकास की भूख संतोषने के लिए किए गए प्लानिंग और पैसों का आवंटन है। और सुरक्षा ग्रिड को एक भी जगह गैप न रह जाए, इस तरह से हमने पुख्ता किया है। मान्यवर, संवाद, सुरक्षा और समन्वय, ये 3 सिद्धांतों को अपनाकर हमने नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी की। मैं फिर से एक बार DRG, STF, CRPF, ITBP और BSF के जवानों को ढेर ढेर बधाइयां देना चाहता हूं, जिन्होंने घंटों घंटों तक, जहां सूर्य की किरण दिन दहाड़े भी ना पड़े, ऐसे घने जंगलों के अंदर पानी पिए बगैर, खाना खाए बगैर, नींद लिए बगैर इस समस्या के समाधान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मान्यवर, हमने नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने की शुरुआत की। लोकेशन ट्रेनिंग, मोबाइल फोन की गतिविधियां, साइंटिफिक कॉल लॉग्स का एनालिसिस, सोशल मीडिया का एनालिसिस, इनकी कुरियर सर्विस का रेखांकन, इनके परिवारों की आवाजाही का रेखांकन, और ये सब एकत्रित कर हमने हमारे सुरक्षा बलों को इंफॉर्मेशन से लैस करने का काम किया। ड्रोन सर्वेलेंस, सैटेलाइट इमेजिंग, ये दोनों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर सॉल्यूशन निकाला।
नतीजे निकाले और इसके आधारित डेटा एनालिसिस कर हमने सटीक जगहों से हमारे सुरक्षा बलों को लैस किया, जिसके आधार पर उन्होंने काम किया। मान्यवर, इसमें भी मैं कांग्रेस के शासन और हमारे शासन का कंपैरिजन देना चाहता हूं। कोई ऐसा ना समझे कि मैं कांग्रेस का क्यों दे रहा हूं। 10 साल के बाद मेरी जगह कोई और भाजपा का गृह मंत्री आएगा तो आपका नहीं देगा, हमारा और हमारा करेगा। हमारे पहले आप थे इसलिए आपका कर रहा हूं भैया। 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार थी। हिंसक घटनाएं हुई थी 16,463 और 53% इसमें कमी आई। सुरक्षा बल मारे गए थे 1851, अब 10 साल में मारे गए 509, 73% की कमी। और नागरिकों की मृत्यु 4,766 से कम होकर 1495 70% की कमी। मैं दो शासन एक ही जगह पे एक ही कालखंड में अलग अलग विचारधारा के होते हैं तो कैसा परिणाम आता है इसके नतीजे बताना चाहता हूं। मेरी बात कुछ सदस्यों को ठीक नहीं लगेगी, मगर नक्सल को पॉलिटिकल समस्या समझने वाले शासन जब होता है तब क्या होता है, और विकास के साथ साथ सुरक्षा की दृढ़ता के साथ काम करने वाला शासन आता है तो क्या होता है। 2023 दिसंबर में छत्तीसगढ़ में शासन बदला, भाजपा की सरकार। इसके बाद मान्यवर एक ही साल में 380 नक्सली मारे गए, इसमें कल के 30 जोड़ना बाकी। 1045 और 1194 गिरफ्तार हुए और 1045 सरेंडर कर गए और टोटल 2619 संख्या में कमी आई। मान्यवर 2619, और ये सब करने में सुरक्षा बलों की हताहत 26 है, 26। मान्यवर एक उदाहरण है, यही छत्तीसगढ़ था, यही पुलिस थी, यही सीआरपीएफ थी, यही भारत सरकार थी, सिर्फ वहां सरकार कांग्रेस की। भाजपा सरकार आई, एक ही साल के अंदर 2619 नक्सलियों की फौज या तो सरेंडर कर गई, या तो अरेस्ट हुई, या तो मारे गए। ये अप्रोच का सवाल है मान्यवर, सुरक्षा की ग्रिड मजबूत करने का सवाल। कांग्रेस के शासन में कुल 2014 तक 66 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन थे, इसमें से 32 अटल जी की सरकार में बने थे, और मोदी सरकार ने 10 वर्ष में 66 के बनाम 612 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए। मोस्ट इफेक्टेड नक्सल जिले, इसकी एक व्याख्या है, कांग्रेस ने ही बनाई, हमने स्वीकारी। 2014 में 126 थे, अब उसमें से 12 बचे हैं, और मैं कह चुका हूं 31 मार्च 26 को मैं शून्य लेकर यहां हूं। दो 2014 में नक्सल घटनाएं घटी है ऐसे पुलिस स्टेशन 330 थे, अब सिर्फ 104 रह चुके हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 18,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा था, अब 4200 स्क्वायर किलोमीटर बचा है। मतलब, और नाइट लैंडिंग हेलीकॉप्टर हेलीपैड्स एक भी नहीं थे, हमने 68 बनाए हैं। कैंपों की खुलने की संख्या दयनीय है, मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि बातें विदेश में भी जाती है, मगर हमने 5 ही साल में 302 नए सुरक्षा कैंप खोलकर पूरे एरिया को सुरक्षा की। फाइनेंशियल चॉकिंग करने के लिए मान्यवर हमने एनआईए और ईडी का उपयोग किया।
कई करोड़ रुपया इनके जब्त करे, पीएमएलए के केस कर उनके फाइनेंसरों को जेल की सलाखों के पीछे डाला। लगातार राज्य और केंद्र के बीच में मीटिंगें हुई। मेरे स्तर पर सभी मुख्यमंत्रियों की 11 मीटिंगें हुई और मेरे स्तर पर ही डीजीपीज के साथ 12 मीटिंगें हुई। हमने डायनेमिक रणनीति बनाई, स्ट्रेटेजिक लोकेशनों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया और मान्यवर विकास तो वहां पहुंचना चाहिए। हमने बजट को भी 300% बढ़ाने का काम किया है। मान्यवर 14 से 24 में 1100-503 किलोमीटर हाईवे बनाए, 20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई। पहले चरण में 2343 मोबाइल टावर लगाए, दूसरे चरण में 2542 मोबाइल टावर लगाए और 4000 मोबाइल टावर लगाने का काम अभी चल रहा है। पूरा नक्सल एरिया अब मोबाइल कनेक्टिविटी से लैस ये दिसंबर के पहले हम कर देंगे। मानेगा निर्मला जी और अश्विनी भाई यहां बैठे हैं। नक्सल प्रभावित जिलों में 1007 बैंक की शाखाएं ये सिर्फ 5 साल में खोलने का काम हुआ है। 937 एटीएम बनाए और 5731 डाकघर बैंकिंग सेवा के साथ खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 48 के 48 जिलों में कौशल विकास योजना पहुंची। एनआईए का एक मजबूत वर्टिकल बना। 1143 वहीं से ही आदिवासी युवाओं को भर्ती कर सुरक्षा बलों में लिया और हमने 6 नए हेलीकॉप्टर वहां जवानों के रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन के लिए बनाए। इंजर्ड होते ही इसको अस्पताल में लिया जाए, जो रात को भी उठ सकते हैं। और इसका परिणाम ये हुआ है कि आज नक्सलवाद धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। मान्यवर, और मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो मारे गए हैं उसमें बहुत सारे इनके प्रमुख नेता हैं। इसके कारण उनका पूरा आंदोलन चरमरा गया है, एकदम चरमरा गया है और कई सारे करोड़ों के रुपया के नाम थे, ऐसे लोग सरेंडर भी हो गए। मारे गए जोनल कमेटी के मेंबर 1, सब जोनल कमेटी के 5, स्टेट लेवल कमेटी के 2, डिविजनल कमेटी के 31 और 59 एरिया कमेटी के मेंबर मारे गए। मान्यवर, ये आंकड़ा कभी भी आत्मसमर्पण के लिए भी हम लचीली पॉलिसी लेकर आए और जो लोग हमारी सरकार की घोषणाओं के पीछे मखौल उठाते कि कई सरकारें बदल गई, कुछ नहीं हुआ, मैं बड़े आनंद और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, ये सरकार के रहते ही ये देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। मान्यवर, इसमें किसी को सरकार जब इच्छा होती है तो बहुत कुछ होता है, मगर इच्छा होना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मान्यवर, नॉर्थ ईस्ट की समस्या को भी कमोबेश हम समाप्त करने के कगार पर है। मान्यवर, वहां पर भी हिंसक घटनाओं में 70% की कमी, हताहत सुरक्षा बलों में 72% की कमी और हताहत नागरिकों की संख्या में 85% की कमी है। हमारी सरकार आने के बाद हमें सब हथियारी ग्रुपों से बातचीत की। मान्यवर, 19 से अब तक 12 महत्वपूर्ण शांति समझौते किए। 2020 में NLFD के साथ, 21 में ब्रू रियांग के साथ, 22 में कार्बी के साथ, 2022 में आदिवासियों के साथ, आदिवासी संगठनों के साथ
2022 में असम मेघालय अंतरराज्यीय सीमा का समझौता, 2023 में डीएनएलए, यूएनएलएफ और उल्फा का समझौता, असम और अरुणाचल प्रदेश का अंतरराज्यीय सीमा का समझौता, 24 में त्रिपुरा के साथ समझौता, एनएलएफटी और एटीटीएफ के साथ समझौता। कुल मिलाकर मान्यवर 10,900 युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं। मैं अभी बोडोलैंड जाकर आया हूं मान्यवर, हजारों युवा आज विकास के रास्ते पर चल पड़े हैं, अपनी ही बोडो मातृभाषा में पढ़ते हैं, अपना ही धर्म अनुसरित करते हैं और विकास के काम करते हैं। ये बोडोलैंड का समझौता जब हुआ तब सब मजाक उड़ाते कि समझौते धरे के धरे रह जाएंगे। आज मैं कार्यक्रम देखकर आया हूं, मोदी जी गए, 5 लाख बोडो युवा, वृद्ध, अबला, नागरिक सब। मैं कुछ दिन पहले ही बोडोलैंड जाकर आया हूं मान्यवर, परिस्थिति बदल गई है। आसाम के अंदर 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का एमओयू होता है। एक आसाम के अंदर इंडस्ट्री एक जमाने में स्वप्न माना जाता था, आज वहां पर शांति है मान्यवर। अब सपा की परिधि को भी 70% तक हमने कम कर दिया है और मान्यवर ब्रू पुनर्वास समझौता जो है, मैं सदन का ध्यान जरूर देना चाहता हूं, क्योंकि अपने ही देश में मिजोरम से भागकर त्रिपुरा में बिल्कुल दयनीय जीवन जीने वाले अपने ही आदिवासी भाई थे। एक घर में, एक झोंपड़ी में, घर तो क्या होता है, एक झोंपड़ी में 18 लोगों का परिवार रहता था मान्यवर, और राहत के नाम पर यहां से पर व्यक्ति 2 किलो चावल जाता था। हमने सबके सब 37,000 ब्रू रियांग परिवारों को 150 यार्ड का घर दिया, एक सामुदायिक भवन दिया, स्कूल दी, हेल्थ केयर का एक पास में ही दवाखाना दिया और सभी घरों से 2 युवाओं को स्किलिंग कर आज उनको स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। मैं 8 महीने पहले वही क्षेत्र को देखकर आया हूं जो मैंने 5 साल पहले देखा था। आसमान जमीन का फर्क पड़ा है और सारे ब्रू रियांग भाई दोनों हाथ जोड़-जोड़कर अपने ईश्वर से नरेंद्र मोदी को दुआ देते थे, मांगते थे कि भगवान भला करे। ये 6,935 परिवार, 37,584 लोग, उनको नर्क के जीवन से बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। ये जो कहते हैं ना संवेदनशीलता चाहिए, संवेदनशीलता क्या होती है, थोड़ा समय निकालकर ये ब्रू भाई के घर पर जाकर एक चाय पीकर आइए तो मालूम पड़ेगा संवेदनशीलता क्या होती है। मान्यवर, हमने विकास के बजट में भी 153% की वृद्धि की। तेल मिशन, बांस मिशन, जैविक खेती और अंडा, मच्छी और दूध में नॉर्थ ईस्ट का इंडिविजुअल 8 राज्य आत्मनिर्भर हो, ऐसी कार्य योजना बनाकर हमने समृद्धि के रास्ते खोले। मान्यवर, 17 विद्युत परियोजनाएं, 40 जल आपूर्ति, 44 शिक्षा की, 43 स्वास्थ्य की, 7 खेल की और 4 पर्यटन की नई परियोजनाएं 70% भारत सरकार के बजट से गई। रेलवे में 81,900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, सड़क में, हाईवे में 41,500, ग्रामीण सड़क में 47,000 और 64 नए एयर रूट और हेलीकॉप्टर रूट को शुरू कर एयर कनेक्टिविटी को भी हमने पुख्ता किया है। इससे मान्यवर दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट का भौतिक अंतर तो कम हुआ है, ये तो एक सिद्धि है ही है, परंतु इससे बड़ी सिद्धि है मोदी जी ने दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के दिलों का अंतर भी कम कर दिया। मान्यवर, आज सबको लगता है कि हम भारत का हिस्सा है। वाइब्रेंट विलेज के तहत अकेले अरुणाचल में 4800 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इन्वेस्ट किया है। चोटियों पर बसे गांव,
जो मानते थे कि हम भारत का अंतिम गांव है, मोदी जी ने एक बड़े सरल शब्द से भारत के अंतिम गांव को भारत का पहला गांव देखकर मैं किबुत्ज में गया था, भाई किरण भी मेरे साथ। पहला गांव कहते ही जो नई ऊर्जा का संचार मैंने वो चोटियों पर रहते हुए हमारे नागरिक भाइयों के मन में देखा है, शरीर में देखा है और उनके उत्साह में देखा है, मान्यवर, वो अवर्णनीय था। और ये सारी सिद्धियां ऐसे नहीं आती, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, वोट बैंक की चिंता करे बगैर कठोर फैसले लेने का मादा चाहिए और देश की समस्या ही का निवारण ही अपना लक्ष्य है, इस दृष्टि से काम करने की नीति चाहिए। इसके साथ साथ मोदी जी ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को धार देने के लिए कानूनी आधार भी बड़ा मजबूत किया। 2 अगस्त 2019 में एनआईए एक्ट में संशोधन कर नए अपराधों को समाये, विदेश में भी जांच का अधिकार मिला, यूएपीए में भी संशोधन कर दिया गया, आतंकवादियों की संपत्ति जब्त करने का हमें अधिकार मिला, व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिला, डी रेडिकलाइजेशन के प्रयासों को भी कानूनी ताकत देने का काम हुआ, मैक को रिवैम्प किया गया, मैक के अंदर साइबर सुरक्षा, नार्को टेररिज्म, गन रनिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम और उभरते हुए कट्टरवादी हॉटस्पॉट मैक के रिपोर्टिंग का हिस्सा बनाए गए, नेशनल मेमोरी बैंक बनाया गया और नए जो संशोधन करे, मुझे बरोबर याद है कि दिग्विजय जी कहते थे इसका दुरुपयोग हमारे सामने होगा। दिग्विजय जी, आपके सामने नहीं हुआ। जब मैं एनआईए का संशोधन लेकर आया तब मुझे बरोबर याद है दिग्विजय सिंह ने कि इसका दुरुपयोग होगा, आपके सामने नहीं हुआ। हमने 57 आतंकवादियों को आतंकवादी घोषित किया, जिसने देश की सर्वोच्च अदालत में मान्य 23 संगठनों को मान्य। हमने अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित की और मैं आज गर्व के साथ कह रहा हूं 19 से 24 के बीच में हुर्रियत के सबसे सीरियस टाइप के 14 ऑर्गेनाइजेशन आज 14 के 14 बैन कर दिए गए। मान्यवर, हुर्रियत का अस्तित्व जिस हुर्रियत के साथ एक जमाने में बातचीत करते थे, पाकिस्तान के बातचीत करने के लिए मीडिएटर बना था, आतंकवादी संगठनों से बातचीत करने के लिए, वो हुर्रियत को हमने समाप्त कर दिया जमीन के अंदर गाड़ने। मान्यवर, पीएफआई पूरा सदन जानता है, यहां बैठे या वहां बैठे सब मानते कि पीएफआई आने वाले दिनों में देश के लिए बड़ा खतरा था, मगर जो खतरों को दूर से नहीं देखते वो देश को खतरों से नहीं बचा सकते। मुक्त दर्शक बनकर, मुक्त प्रेक्षक बनकर खतरों को देख नहीं रहे। जिनके हाथ में शासन की कमान होती है, इनकी जिम्मेदारी होती है खतरों को दूर से देखकर उसको उगने से पहले, उठने से पहले समाप्त कर देना। हमने पीएफआई पर बैन लगाया, एक साथ देश के 24 राज्यों में रेड डालकर पीएफआई के एक एक बंदे को उठाकर जेल की सलाखों को संपूर्ण गतिविधि समाप्त हो गई। कुछ लोग पंजाब में भी बिंडरान वाले बनने का प्रयास भी किया, आगे भी बढ़े। सरकार हमारी नहीं थी, फिर भी यही गृह मंत्रालय ने दृढ़ निश्चय कर आज वो असम की जेल में आराम से गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ। ये नरेंद्र मोदी सरकार, इस सरकार के रहते देश पर खतरे राजनीतिक आइडियोलॉजी के कारण पनपने हम नहीं देंगे। उनको खड़ा होने से पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा।
मान्यवर, एक जमाने में आतंकवादियों का लिस्टिंग से उनका मृत्यु या अरेस्ट तक का आयुष्य 2 साल और 3 महीना था। आज कुछ दिनों का बच गया है, कुछ दिनों का। हमने 15 सूत्रीय इंटीग्रेटेड योजना बनाई जिसमें जिहादी आतंकवाद के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और हवाला, इस पर तवाई की। वामपंथी उग्रवाद, कश्मीरी उग्रवाद, कश्मीर के अंदर उग्रवाद, फेक इंडियन करेंसी नोट, नारकोटिक्स, नार्को टेरर का लिंक, खालिस्तान समर्थक उग्रवाद, रेडिकलाइजेशन के प्रयास, फाइनेंसिंग और अवैध हथियारों की तस्करी। ये 25 के 25 आयामों को हमने एनआईए के अंदर जकड़कर कानूनी आधार देकर इन पर कानून का शिकंजा कसने का काम किया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का देश की सुरक्षा के विरुद्ध उपयोग, साइबर आतंकवाद, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का उपयोग, आर्म्स एक्ट में अमेंडमेंट और ये सभी को एनआईए के दायरे में लाने का काम। एक संपूर्ण सर्कल हमने पूरा किया है। जहां से भी देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता था, वो 25 की 25 चीजों को एक सर्कल में लाकर एनआईए के अधीन किया है। और मान्यवर, एनआईए में 1244 पद हमने सृजित किए, 16 नए ब्रांच खोले, 2 नए जोनल कार्यालय खोला गया। इसके साथ साथ एनआईए के परफॉर्मेंस पर कुछ लोग बोल रहे थे, आज बैठे नहीं है, वॉकआउट कर गए।